अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं। अच्छा, आज मेरे पास सर क्लास के अंदर दिसंबर 2017 का इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड फाइनेंस का पास्ट पेपर है। सर इस पास्ट पेपर के अंदर आज मैं सॉल्व करूँगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आ जाए इस क्वेश्चन नंबर 4 को एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। अच्छा सर, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है, द कंपनी इज कंसिडरिंग परचेज ऑफ अ मशीनरी एंड इट्स आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज आर गिवन बिलो। उसने बोला कंपनी जो होती है वो पहले एक अपनी मशीनरी परचेज कर रही है, मतलब कंपनी के पास से पहले जेब से पैसे जा रहे हैं। जब कंपनी की जेब से पैसे जाएंगे फिर फर्दर ईयर के अंदर ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 के अंदर कंपनी की जेब में कुछ कैश फ्लोज आएंगे। जैसे जब भी कोई आप असेसमेंट करते हो ना, जैसे मैंने आज ईयर 0 पे खड़ा हूँ, अगर मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करूँगा या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलूँगा तो मेरे को ईयर 0 पे, मतलब आज से पहले मेरे को सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट करी 15,800 रुपये की, कोई कैश फ्लो मेरी जेब से बाहर गया, मतलब मैंने मशीनरी खरीदी। ठीक है, उस मशीनरी खरीदने की वजह से मेरे को प्रॉफिट हुए, मतलब मेरे पास कैश आया कितने का, पहले साल 6,000 रुपये का प्रॉफिट या कैश फ्लो हुआ। दूसरे साल मेरे पास कैश इनफ्लो हुआ 5,000 का, तीसरे साल मेरे पास कैश इनफ्लो हुआ 4,000 का, और चौथे साल मेरे पास कैश इनफ्लो हुआ 2,000 का। क्लियर हो गया? अच्छा, ये उसने आपको एक ब्रीफ छोटा सा रॉ डेटा उसने आपको दे दिया। अच्छा, मेरे पास क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मतलब मेरे पास करेंसी की क्या रेट है जिसके बाद मेरी मार्केट में वैल्यू ऑफ मनी कम होगी, या मेरे पास क्या इंटरेस्ट रेट है, वो मेरे पास आ गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरे पास 10%। अच्छा, इस सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? इस सवाल की रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़िएगा। इस सवाल के अंदर बहुत सारी चीज़ें मांगी गई हैं। पहले उसने पूछा पे बैक पीरियड। एक होता है नॉर्मल पे बैक पीरियड कि मैंने जो 15,800 रुपये लगाए हैं वो कितने सालों में रिकवर हो जाएंगे। वो 2 सालों में रिकवर हो जाएंगे, 3 सालों में रिकवर हो जाएंगे, या 4 सालों में रिकवर हो जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद ये कहता है कि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालो। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या होता है? देखो, एक होता है नॉर्मल पे बैक पीरियड कि भाई ये जो है 15,800 रुपये मेरे पास कितने टाइम में पैसे रिकवर हो जाएंगे। अब कहता है यार देखो, 15,800 रुपये मेरे पास कितने टाइम में रिकवर हो जाएंगे, ये कंसिडर करते हुए रखना कि भाई हर साल टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब अगर आज के 6,000 रुपये कल के 6,000 रुपये नहीं होंगे। मतलब आज जो 6,000 रुपये में से मैं खरीद सकता हूँ चीज़, वो कल मैं 6,000 रुपये में से वो चीज़ ही नहीं खरीद सकता। इस तरीके का आप मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल ले लें। अगर फॉर एग्जांपल आज मेरे पास, या गाड़ी की एग्जांपल ले लें, आज एक गाड़ी 22 लाख रुपए की है, एक होंडा सिविक मैं 22 लाख रुपए की खरीद सकता हूँ, तो कल यही होंडा सिविक मैं 25 या 24 लाख रुपए की खरीदूंगा, मतलब 2 लाख या 3 लाख एक्स्ट्रा दूंगा। ये मिसाल के तौर पर आपको बताया। क्लियर हो गई? क्यों? मतलब देखिए, चीज़ तो वही है। होंडा सिविक आज के रेट में भी वही है, मतलब आज के दिन भी होंडा होंडा सिविक है, 2 साल बाद लोगे तब भी वही होंडा सिविक गाड़ी मिलेगी। चीज़ तो वही है ना, चीज़ में तो कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन पैसों की कदर गिर गई, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आ गया। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद ये कहता है कि एनपीवी निकालना है। एनपीवी मेरे पास क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू देखो भाई, 15,800 रुपये का तुम खर्चा करोगे, इन रिटर्न 4 साल के एंड में देखो कि भाई तुम मुनाफे में हो या नुकसान के अंदर हो। ये कहते हैं एनपीवी, जिससे मैं निकालता हूँ नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है? उसने बोला कि आईआरआर निकालो। आईआरआर मेरे पास क्या होता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, सही है? क्या रेट रिटर्न होता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेरे पास क्या होता है? वो रिटर्न, मतलब वो रेट जिस पे ना मैं कोई नफ़ा करूँ या नुकसान करूँ। क्लियर है? अब जैसे उसने पूछा ना 10% रेट पे तुम बताओ तुम क्या नफ़े में हो, नुकसान में हो, क्या रेट निकाल लो। तो देखो, मेरे को वो रेट निकालना है जिसपे मेरे पास एनपीवी जीरो हो, मतलब मेरे पास ना नफ़े में हूँ मैं नुकसान में हूँ। इस रेट का मतलब वो बेंचमार्क रेट है कि भाई जैसे 3% है, 3% से ऊपर मैं अगर कमाऊंगा, मतलब 3% से ऊपर जो मुझे रेट मिलेगा वो मेरे इसमें मेरे लिए फ़ायदा है। 3% से ऊपर जो रेट होगा उसमें मैं कमाऊंगा, और अगर 3% से नीचे का रेट होगा जैसे कि 2% और 1%, वो मैं नुकसान में हूँ। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद कहता है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के लिए ये सोच इसलिए बनाते हैं कि भाई ये चेक करो कि जो तुम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो क्या वो इफेक्टिव है, या कंपेयर करो उस इन्वेस्टमेंट को मार्केट में जो दूसरी इन्वेस्टमेंट रखी हैं उनसे कंपेयर करो कि मतलब इस जगह इन्वेस्ट करूँ तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, या अगर जैसे मैं अगर एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर क्या बोलता है कि भाई अगर मैं बैंक में पैसा रखूँ तो मुझे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, या मैं किसी बिजनेस के अंदर पैसा लगाऊँ तो मुझे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। क्लियर? जिसके अंदर मुझे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा मैं उसमें ही इन्वेस्ट करूँगा। समझ गए? अच्छा, आ जाए सर इस सवाल को एक दफ़ा सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले मैं इसका यहाँ पे डेटा बना देता हूँ। मैं किस तरीके से बनाऊँगा? एयर, सर मेरे पास एयर कितने? एयर मेरे पास है 0, मेरे पास है 1, एयर 2, एयर 3, और मेरे पास आ गए एयर 4। क्लियर है?
मेरे पास 4 ईयर आ गए। पहला ईयर है मेरे पास ईयर 0, दूसरा है मेरे पास ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4। देखो भाई, जब शुरू के अंदर तुम बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, सबसे पहले तुम करोगे अपने पास इन्वेस्टमेंट। इसको इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो तुम, कैश आउटफ्लो भी कह सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम लोगों के जहनों में फिट हो जाए। इन्वेस्टमेंट मैं कितने की करूँगा? मैंने बोला सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट करूँगा 15,800 की, 15,800 की। ये मेरे पास नेगेटिव में क्यों आ रहा है सर? मेरे पास नेगेटिव में इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरी जेब से पैसा जा रहा है। जब मेरी जेब से पैसा जा रहा है तो मैं इसलिए लिखूँगा इसको नेगेटिव का। क्लियर है? ईयर 0 पे मेरे पास जेब से पैसा लगा है, मतलब मैंने कहीं इन्वेस्ट करा है तो मेरे पास जेब से पैसा गया है 15,800। फिर मेरे पास क्या आ जाएंगे? इनफ्लोज। इनफ्लोज मतलब मेरी जेब में पैसा आया है, मतलब पहले साल मेरे पास नेट इनफ्लो मतलब कैश इनफ्लो आया 6,000 रुपये का, दूसरे साल मेरे पास आया है 5,000, तीसरे साल मेरे पास आया है 4,000 और उसके बाद मेरे पास आया है 2,000। क्लियर हो गया? चारों साल मेरे पास इनफ्लो है। पहले साल मेरे पास कितना है? 6,000, दूसरे साल 5,000, तीसरे साल 4,000 और चौथे साल मेरे पास आया है इनफ्लो कितने का? 2,000। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देनी है आपने भी, और यहाँ पे लिख देना है नेट कैश इनफ्लो, नेट कैश फ्लोज। क्लियर है? मेरे पास आपने लिख देना क्या चीज़? नेट कैश फ्लोज। नेट कैश फ्लोज मेरे पास कितने? पहले साल 15,000 की एज इट इज़ आ जाएंगे और अगले साल जो भी टोटल की अमाउंट होगी वो मेरे पास नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद मैं बोलता हूँ मेरे पास सर डिस्काउंट रेट क्या होगा सर? वही होगा जो आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरे पास क्या आ रहा है? इज इक्वल टू मेरे पास 1 प्लस मेरे पास क्या है? उसने बोला सर आपके पास है 10%। उसने बोला रेस टू दी पावर, मेरे पास क्या है? रेस टू दी पावर, मैं आज कौन सी ईयर में खड़ा हूँ? रेस टू दी पावर मैंने रखा है 6 और आज मैं खड़ा हूँ 0 के ऊपर, तो मैंने रख दिया 0। क्लियर? इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास डिस्काउंट रेट आपने इसी तरीके से ही ड्राफ्ट करना है। क्लियर है? दूसरे साल खड़ा हूँ तो मेरे पास क्या कर देना है? मेरे पास ईयर, पहले साल खड़ा हूँ तो ईयर 1, दूसरे साल खड़ा हूँ तो ईयर 2, तीसरे साल खड़ा हूँ तो मेरे पास ईयर 3 और मेरे पास सर चौथे साल खड़ा हूँ तो मेरे पास आ गया ईयर 4। क्लियर हो गया? अब इसको मैं यहाँ पे डिस्काउंट रेट को जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे मैं उसको डिस्काउंट रेट को इसको मैं सॉल्व भी कर देता हूँ फर्दर। मैं किस तरीके से सॉल्व करूँगा? मेरे पास उसने बोला सर इज इक्वल टू मेरे पास 1.1 रेस टू दी पावर 1 प्लस 10%, मतलब मेरे पास आ गया 1.1 रेस टू दी पावर मेरे पास आ गया 0। तो मैंने पहले साल रखा और मेरे पास सिमिलरली हर साल रखा। अच्छा, मेरे पास पहले साल आ गया 1, दूसरे साल आ गया 1.1, तीसरे साल 1.21, चौथे साल और ये तीसरे साल और चौथे साल की वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। क्लियर है? उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा? मेरे पास लिखता हूँ नेट प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू। सर मेरे पास हर किसी की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, हर किसी की प्रेजेंट वैल्यू को किस बेसिस पे निकालूंगा? मेरे पास सर मेरे पास जो नेट कैश फ्लोज आ रहे होंगे उन नेट कैश फ्लोज को मैं डिवाइड करूंगा मेरे पास डिस्काउंट रेट से। मैं क्या करूंगा? मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से आएगी? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर नेट कैश फ्लोज को मैं डिवाइड करूंगा मेरे पास डिस्काउंट रेट से। क्लियर हो गया? मेरे पास एनपीवी किस तरीके से आएगी? आप नेट कैश फ्लोज को डिस्काउंट करेंगे, डिवाइड करेंगे डिस्काउंट रेट से। मेरे पास नेट कैश फ्लो पहले साल की 15,800, उसको मैंने डिवाइड करा 1 से। उसी तरीके से मेरे पास है 6,000, उसको मैं डिवाइड करूँगा कितने से? 1.1 से। मेरे पास थी उसके बाद दूसरे साल में आ रहा है 5,000, उसको मैं डिवाइड करूँगा किससे? 1.21 से। मेरे पास तीसरे साल आ रहा है 4,000, उसको मैं डिवाइड करूँगा सर 1.33 से। मेरे पास सर चौथे साल मेरे पास 2,000 आ रहा है, उसको मैं डिवाइड करूँगा 1.46 से। क्लियर हो गया? उसके यहाँ पे लिखूँगा मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। मेरे पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है? NPV। मेरे पास टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है सर? मेरे पास टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है? 15,800। उसमें मैंने ऐड करा, एक मिनट सर, मैंने इज इक्वल टू 15,800 उसमें मैंने ऐड करा, मेरे पास कितना? 5455। उसके अंदर मैंने फिर ऐड करा, क्या ऐड करा? 54132। उसके अंदर मैंने फिर ऐड करा क्या चीज़? 3005। उसके अंदर मैंने फिर ऐड करा क्या चीज़? मेरे पास 1366। इन सबको ऐड करा तो मेरे पास आ रहा है 1842। सर ये 1842 मेरे पास एग्जाम की पहली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है, जो कि जिसके अंदर मुझे क्या निकालना था? नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना था। क्या निकालना था सर? मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना था। क्लियर हो गया? ये मेरे पास एनपीवी निकल गई। अच्छा देखें, अब दूसरी चीज़ क्या निकालनी है? पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड
आपके निकालना पे बैक पीरियड। देखें भाई, मैं आज खर्चा कर रहा हूँ 15,800, क्लियर है। मेरे पास कितने साल हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईयर 0 1 2 3 4। मेरे पास ईयर 0 है, ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4 है। ईयर 1 पे अगर मैंने खर्चा किया 15,800, वो 15,800 मेरे पास कितने सालों में रिकवर हो जाएंगे। देखो भाई, पहले साल मेरे पास पैसे आएंगे कितने, पास पहले नॉर्मल पेबैक पीरियड, पहले साल मेरे पास पैसे आए 6,000, मतलब मेरे पास जो पहले शुरू में 15,000 थे उनमें से मेरे पास कम हो गए कितने, 6,000 कम हो गए। तो मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट इनफ्लोज स्लैश आउटफ्लोज मेरे पास सर इनफ्लोज स्लैश आउटफ्लोज यहाँ आ गए और मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट। अच्छा देखो भाई, पहले साल मेरे पास मैंने जेब से खर्चा किया 15,800, सही है। पहले साल उन 15,800 में से मुझे 6,000 रुपये रिकवर हो गए। मेरी रिमेनिंग अमाउंट कितनी बन गई, 9,800, ठीक है। दूसरे साल मेरे पास कितने रिकवर हो गए, उसने बोला सर दूसरे साल आपके पास होगा रिकवर 5,000 रुपये। तो मेरे पास 9,800 में से मैंने 5,000 रिकवर कर लिया। अब मेरे पास कितने रह गए, 4,800। तीसरे साल में आया 30,000, तीसरे साल मैंने कमाए 4,000 कमाए। मेरे इन्वेस्टमेंट मैंने कितनी रहती है, मेरे पास 4,800 की रहती है। तो 4,800 में से मैंने कितने रिकवर कर लिए, 4,000 रिकवर कर लिए। अब मेरे लिए क्या रह गया, सिंपली उसने बोला सर आपके लिए सिंपली रह गया 800 रिकवर करना। उसने बोला सिंपली अगर मैं बात करूँ, मैंने 3 साल 3 ईयर्स में पैसा रिकवर कर लिया, लेकिन अब मुझे 800 रुपये और फर्दर रिकवर करने हैं। तो मेरे पास 800 को मैंने, मेरे पास चौथे कैश फ्लो जो है अगले साल मैं कितने कमाऊंगा, उसने बोला 2,000 कमाओगे, क्लियर है। लेकिन उन 2,000 में से मेरे 800 कितने दिनों में रिकवर हो जाएंगे, उसने बोला कि वो आप किस तरीके से करोगे। उसने बोला कि मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट, यहाँ लिखूँगा मैं मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट, उसने बोला मेरे पास कैश फ्लो, मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय कैश फ्लो। मेरे पास सर रिमेनिंग अमाउंट कितनी थी, आपके पास रिमेनिंग अमाउंट थी 800 रुपये। तो मैंने रखा था क्या चीज़, 800 डिवाइड करा कितने से, मेरे पास 2,000 से। तो मतलब मैं कितने सालों में मैंने पैसा रिकवर कर लिया, 3 ईयर्स और 0.4। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, 3 प्लस 0.4 करा, तो मतलब मैंने 3.4 ईयर्स में अपना पैसा रिकवर कर लिया, ठीक है। अपना पैसा रिकवर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कर लिया, मतलब 3.4 ईयर्स के अंदर मैंने अपने सारा पैसा रिकवर कर लिया, क्लियर हो गया। ये मेरे पास था सिंपल पे बैक पीरियड। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है सर मेरे पास डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। उसने बोला ये जो पे बैक पीरियड आप कर रहे हो इसके अंदर मुझे डिस्काउंट फैक्टर का भी इम्पैक्ट लेकर दो। तो मैं इसको बोलता हूँ डिस्काउंटेड पे बैक, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के अंदर भी वही है कि मैं पहले लिखूंगा एयर कैश इनफ्लोस आउटफ्लो और मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एज इट इज पेश कर देता हूँ उसको। मेरे पास कैश इनफ्लो स्लैश आउटफ्लो डिवाइडेड, मैं इसको फॉर्मेट सही कर देता हूँ सर। जी सर, मेरे पास फिर मैं इसको सही कर देता हूँ। मैंने जेब से खर्चा किया कितना, ये मैं इसको सबको रिमूव कर देता हूँ। जी सर, मेरी जेब से पैसा खर्चा हुआ है कितने, 15,800। और डिस्काउंटेड कैश फ्लो की बात करूँ तो पहले साल मेरे पास पैसा जो डिस्काउंट वाला पैसा है कितना पैसा है, मतलब उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाऊँ, आज के टर्म्स में लाऊँ, वो 5455 पैसा रिकवर होगा। दूसरे साल मेरे पास कितना पैसा रिकवर होगा, 4132। तीसरे साल मेरे पास कितना पैसा रिकवर होगा, मेरे पास पैसा रिकवर होगा 3005। और चौथे साल सर इसने बोला कितना पैसा रिकवर होगा, मेरे पास 1366 पैसा रिकवर होगा, क्लियर है। अगर मैं पहले साल खड़ा हूँ तो मेरे पास 15,800 में से मैंने कितना रिकवर कर लिया, 5455 कर लिया। मतलब मेरे पास अभी भी पहले साल में मतलब 10,345 रुपये मैंने और अपनी इन्वेस्टमेंट के कवर करने हैं। फिर दूसरे साल मेरे पास ओपनिंग में मेरे पास 10,345 का बैलेंस रखा हुआ था, उसमें मैंने ऐड करा
और ड्यूरिंग दी और फर्दर कमाए मेरे पास 4132, तो मेरे पास दूसरे साल के अंदर होगा 6213। अब क्लियर है, अब मेरे पास दूसरे साल के अंदर 6213 खड़ा हुआ बैलेंस, उसके अंदर और मैंने ऐड करना है, मतलब अगले साल मैंने और कमाए 3000, तो मतलब मैंने 3000 और रिकवर कर लिए। तो मेरे पास अभी भी बैलेंस कितने का खड़ा हुआ है? उसने बोला सर अभी भी आपके पास बैलेंस खड़ा हुआ है 3208, तो 3208 के अंदर मैंने और प्लस करा, तो मेरे पास अभी भी डेफिसिट बैलेंस खड़ा हुआ है कितने का? बैलेंस खड़ा हुआ है कितने का सर? मेरे पास 1842 का, मतलब ये 1842 मैंने रिकवर नहीं करे हैं सर। ये मेरे पास अभी तक मैंने डिस्काउंटेड पेबैक के पीरियड के अकॉर्डिंगली मैंने 1842, अगर मैं अपने पैसे रिकवर नहीं कर पाऊंगा अगर मैं डिस्काउंटेड पेबैक के पीरियड के थ्रू चलूँ। क्लियर हो गया सर? होपफुली समझ आ गया होगा डिस्काउंटेड पेबैक और नॉर्मल पेबैक के अंदर फ़र्क क्या होता है। वही फ़र्क है, देखो भाई शुरू के अंदर तुमने इन्वेस्टमेंट करी, मैंने शुरू के अंदर जैसे डिस्काउंटेड पेबैक के अंदर मैंने 15,800 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी। अब मैं बोलूँगा वो 15,800 में कितने सालों में रिकवर करूँगा, मतलब मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट में कितने सालों में रिकवर करूँगा। इसमें तो तुमने लगा लिया कि भाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट तुम 3 सालों में रिकवर कर लोगे, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैं इसमें रिकवर नहीं कर पाऊँगा, मतलब 4 साल भी अपना प्रोजेक्ट चलाऊँ तब भी मेरे पास 1842 का डेफिसिट बैलेंस आ रहा होगा, क्योंकि मेरे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट रहता है। उसने बोला 10% आपकी वैल्यू गिर रही है पैसे की, इस वजह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जितना आपने पैसा लगाया है वो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया? ये मेरे पास है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। अच्छा, उसके बाद कॉन्सेप्ट आपसे कहता है कि मेरे को निकालना है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट कहता है कि आपने निकालना है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है सर? मेरे पास IRR होता है। IRR में आपको क्या बोलूँ, तो मेरे पास IRR इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला छोटा सा है उसको मैं आपको बता दूँ, ए स्मॉल ए, ठीक है, उसके अंदर आपने ऐड करना है प्लस मेरे पास क्या जी, उसने बोला फिर कैपिटल ए, उसने बोला कैपिटल ए में आपको बता दूंगा मेरे पास कैपिटल ए क्या है। उसने बोला उस कैपिटल ए से आपने डिवाइड करना है मेरे पास ए माइनस बी। उस कैपिटल ए में से मैंने डिवाइड करा है, क्या डिवाइड करा है? उसने बोला उस कैपिटल ए में से आपने डिवाइड करा है ए माइनस बी। क्लियर हो गया? उसके बाद आपने उसको मल्टीप्लाई कराना है, किस चीज़ से मल्टीप्लाई कराना है? मेरे पास बी माइनस ए, स्मॉल बी माइनस ए। क्लियर है? स्मॉल बी माइनस ए। अच्छा, इसके अंदर मेरे पास ए क्या है? उसने बोला मेरे पास स्मॉल ए क्या है? मेरे पास रेट ऑफ पॉजिटिव ए क्या है? मेरे पास रेट ऑफ एनपीवी है, रेट ऑफ एनपीवी है। मेरे पास बी क्या है? मेरे पास रेट ऑफ अनदर एनपीवी होगी, मेरे पास बी इज इक्वल्स टू मेरे पास रेट ऑफ एनपीवी होगी। फिर मेरे पास कैपिटल ए आएगा, कैपिटल ए मेरे पास क्या होगा? कैपिटल ए इज इक्वल्स टू मेरे पास जो मेरे पास आपका स्मॉल ए है उसका रेट ही मेरे पास एनपीवी ऑफ स्मॉल ए, एनपीवी ऑफ एनपीवी ऑफ जो आपने रेट आपका ए यूज़ हुआ है उसका, और मेरे पास सिमिलरली मेरे पास एनपीवी ऑफ, मेरे पास अगर मैं बोलूँ मेरे पास बी क्या होगा? बी मेरे पास एनपीवी ऑफ रेट बी होगा। क्लियर है? अच्छा देखिए, मेरे पास एनपीवी ऑफ ए रेट ए और एनपीवी ऑफ रेट बी का क्या कॉन्सेप्ट है? उसने बोला देखें मेरे पास 1842, ये मैंने ऊपर से एनपीवी उतार ली है जो मैंने निकाली है। अब मुझे निकालना है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब अगर मैंने 10% पे डिस्काउंट करा है तो मेरे पास नेगेटिव एनपीवी आ रही है कितने की? 1842 की। मतलब मेरे पास रेट ए मेरे पास क्या हो जाएगा? स्मॉल ए क्या हो जाएगा? मेरे पास हो गया 10%। मेरे पास स्मॉल ए क्या हो गया सर? मेरे पास स्मॉल ए हो गया 10%। अच्छा, उसके बाद मेरे पास रेट, मतलब स्मॉल ए के ऊपर मेरे पास एनपीवी कितनी आ रही है? उसने बोला आपके पास एनपीवी हो रही है नेगेटिव की 1842। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मेरे पास वो रेट है, कौन सा रेट होगा जिस पे मेरे पास एनपीवी पॉजिटिव होगी, वो आपने निकालना है।
मेरे पास द रेट एट विच द एनपीवी इज़ पॉजिटिव। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसका स्ट्रक्चर ही डायरेक्ट चेंज कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर किस तरीके से, मतलब पहले मैंने 10% के ऊपर, मतलब क्या सर, पहले मैंने इसको 10% पे डिस्काउंट करा था, तो मेरे पास एनपीवी आ रही है कितनी, अगर मैंने, उसने बोला मेरे पास इफ़ डिस्काउंट एट, उसने बोला 10% पे डिस्काउंट करा, तो मेरे पास इफ डिस्काउंट एट 10%, उसने बोला सो आपके पास सर, सो मेरे पास आ गई एन पी वी इस, उसने बोला मेरे पास नेगेटिव। अगर मैंने 10% पे डिस्काउंट करा तो मेरे पास एन पी वी थी नेगेटिव, मगर मैं सर कितने परसेंट पे डिस्काउंट करूँ कि मेरे पास एन पी वी क्या हो जाए, मेरे पास पॉजिटिव हो जाए। क्लियर है। उसने बोला सर कितने परसेंट पे मैं इसको डिस्काउंट करूँ कि मेरे पास एन पी वी पॉजिटिव हो जाए। क्लियर है। तो मैं सिंपली कुछ नहीं करता, मैंने उसको पहले यहाँ पे करा था डिस्काउंट एट, एक मिनट सर इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूँ, हाँ जी सर, डिस्काउंट मैंने उसको करा था एट 10%। अब मैं उसको सर कितने पे डिस्काउंट कर रहा हूँ, मैं सर इसको बोलता हूँ डिस्काउंट फॉर एग्जांपल एट, मैं इसको कर रहा हूँ 2%। जाहिर सी बात है जितना कम मेरे पास रेट होगा उतनी मेरे पास पॉजिटिव एनपीवी आएगी। अगर मैंने यहाँ पे रखा था 1.1, अब मैं इसको कर देता हूँ 1.02। इसको मैंने कॉपी करा और उसको हर जगह मैंने पेस्ट कर दिया। ये क्या किया, मेरे पास 1.02 पावर मेरे पास आ गए 0, मेरे पास 1.02 पावर मेरे पास 1, 1.02 पावर मेरे पास 2, 1.02 पावर मेरे पास 3, 1.02 पावर मेरे पास आ गई 4। ठीक है। फिर मेरे पास 15,800 को मैंने डिवाइड करा कितने से, 1 से। फिर मेरे पास 6,000 को मैंने डिवाइड करा 1.02 से। फिर मेरे पास 5,000 को डिवाइड करा 1.04 से। फिर मैंने 4,000 को डिवाइड करा 1.06 से। फिर मैंने 2,000 को डिवाइड करा 1.08 से। क्लियर है। इन सब का मैंने सम लिया तो मेरे पास आ गई एनपीवी पॉजिटिव। मतलब अगर मैं बोलूँ मेरे पास पॉजिटिव एनपीवी कितने पे आई है, 505 पे आई है। मतलब मेरे पास 2% के ऊपर मैंने निकाला, मतलब सर 2% के ऊपर, मतलब जो बी है मेरे पास, इफ़ द एन पी वी इज डिस्काउंटेड एट 2%। सर जब मैंने इसको 2% के ऊपर एन पी वी निकाला तो मेरे पास एन पी वी बनी कितनी, 5%, मतलब 505 मेरे पास बनी। क्लियर हो गया। मेरे पास कितनी बनी, 505 बनी। अब देखिए मेरे पास स्मॉल ए, अगर मैं बोलूँ स्मॉल ए मेरे पास क्या है, ए क्या है मेरे पास, मेरे पास 10%, जो कि मेरे पास आ गया है। इसमें मैंने प्लस का साइन एज इट इज़ बनाया। मेरे पास ए कैपिटल ए मेरे पास क्या है, उसने बोला सर कैपिटल ए आपके पास है 1842। क्लियर है। उसके बाद आपके पास क्या है, मेरे पास ए माइनस बी। ए मेरे पास क्या आ रहा है, उसने बोला सर आपके पास है ए इज इक्वल टू 1842, मैंने लिख दिया 1842। क्लियर। उसने बोला फिर उसमें से आपने माइनस करना है बी, तो मैंने 1842 उसमें मैंने माइनस किया। मेरे पास बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 505। क्लियर। तो मैं उसको 505 505। क्लियर है। उसके बाद मैंने इसको क्या करना है, फिर मैंने सर इसको मल्टीप्लाई कराना है, किस चीज़ से मल्टीप्लाई कराना है, मेरे पास बी माइनस मल्टीप्लाई कराना है सर किस चीज़ से, मैंने उसको मल्टीप्लाई कराना बी माइनस ए पे। बी मेरे पास क्या है, उसने बोला 2%, मैंने उसको माइनस कराना है किस चीज़ से, उसने बोला 10% से। क्लियर हो गया। ये सर मेरे पास आगे पूरा मैंने फॉर्मूले में सारी फिगर्स लिख दी हैं। अब मेरे पास सिंपली अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेता हूं। पहले मैं थोड़ा नीचे स्पेस अपने पास कैरी दे देता हूं। मेरे पास इज इक्वल्स टू, मेरे पास 1842 इज इक्वल्स टू मेरे पास बी माइनस ए। बी मेरे पास क्या है, सॉरी ए माइनस बी, 1842 माइनस करा उसमें से मैंने 505, तो मेरे पास ये वाली अमाउंट बन गई है। क्लियर है। उसके बाद मेरे पास मल्टीप्लाई का साइन था तो मैंने एज इट इज़ मल्टीप्लाई का साइन लिख दिया। मेरे पास यहाँ पे प्लस का साइन था तो मैंने
प्लस का साइन मेरे पास नीचे आ गया, मेरे पास 0.1 था तो मेरे पास 0.1 आ गया, मेरे पास 0.1 था सो मेरे पास एज इट इज़ नीचे 0.1 आ गया। अब मेरे पास 2 माइनस 10%, तो मैंने 2% माइनस किया क्या चीज़, मेरे पास 10%। जब 2% मैंने लेस करा 10% तो मेरे पास आ गया 8%। तो अब मैं क्या करूँगा सर, मैं सिंपली मेरे पास 1842 मैंने उसको डिवाइड करा क्या चीज़ 234 से, तो मेरे पास ये आ गया 078। क्लियर है? जी सर। और मेरे पास इधर क्या था, मेरे पास प्लस था और इधर मेरे पास 0.1 था। अच्छा, अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने 0.78 को, ये मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ नीचे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब आपने क्या करना है सर, मेरे पास सिंपली उसने बोला 0.78 को आपने मल्टीप्लाई कराया किस चीज़ से, मेरे पास 8% से, तो मेरे पास आ गया 0.06%। यहाँ पे मैं IRR लेके चलता हूँ, इज इक्वल IRR इज इक्वल टू मेरे पास कंट्रोल सी, और मेरे पास सर अब IRR क्या आ जाएगा, मेरे पास IRR आ जाएगा सर मेरे पास 10% प्लस करना है सर, मेरे पास कितने परसेंट, मेरे पास 0.06%। तो मेरे पास अगर मैं इसको परसेंटेज टर्म्स के अंदर लिखूँ तो मेरे पास IRR कितना आ गया, मेरे पास IRR आ गया सर मेरे पास 3.72। क्लियर हो गया सर, IRR मेरे पास क्या आ गया 3.72। अगर आप इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेटर में करेंगे तो आपका आंसर डायरेक्ट और जल्दी आ जाएगा बनस्बत, क्योंकि मैंने आपको एक्सेल के अंदर एक एक चीज़ें टैली कर करके सिखाई है तो इस वजह से वो थोड़ी बहुत लंबी हो गई है। अच्छा, ये मेरे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकल गया। अब मेरे पास क्या आता है, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न MIRR, जिसको मैं क्या कहता हूँ, मॉडिफाइड इंटरनल, उसने बोला मेरे पास रेट ऑफ रिटर्न, उसने बोला सर मेरे पास दूसरा क्या आ गया, उसने बोला मेरे पास मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेरे पास क्या होता है, वो मेरे पास इसलिए लेता हूँ कि मेरे पास कौन सी इन्वेस्टमेंट, सर मेरे पास जो भी इन्वेस्टमेंट है उनमें से कौन सी इन्वेस्टमेंट मेरे पास ज़्यादा अट्रैक्टिव है। क्लियर है? उस सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव वाली इन्वेस्टमेंट को देखने के लिए मैं मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मैं यूज़ करता हूँ। अच्छा, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मेरे पास क्या फॉर्मूला है, उसने बोला मेरे पास MIRR मैं मेरे पास मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में इज इक्वल्स टू लिखता हूँ, मेरे पास मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू, मेरे पास यहाँ पे लिखता हूँ टर्मिनल वैल्यू, उसने बोला टर्मिनल वैल्यू को मेरे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैं इसको लिख देता हूँ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अच्छा देखो भाई, अब मेरे पास मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, मेरे पास सर मॉडिफाइड इंटरनल रेट होता है टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू किस तरीके से निकलती है, वो अलग तरीका है, उसने बोला कि सर आपके पास टर्मिनल वैल्यू निकालने का मेरे पास एक अलग से तरीका है। टर्मिनल वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे आप, टर्मिनल वैल्यू मेरे पास निकलती है, अच्छा देखें, मैं टर्मिनल वैल्यू के लिए आपको एक अलग से नीचे एक फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूँ। वो किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ मेरे पास ईयर, यहाँ पे आ गया 0, एक मिनट, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1 2 3 4, मेरे पास 4 साल थे तो मैंने 0 1 2 3 4 कर दिया। यहाँ पे मेरे तो मेरे पास नेट कैश फ्लो, ठीक है, मेरे पास नेट कैश फ्लो। टर्मिनल वैल्यू के अंदर आप अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं लिखते, तो मेरे पास, तो मैं किससे स्टार्ट करूँगा, मेरे पास ईयर 1 से स्टार्ट करूँगा। मेरे पास ईयर 1 के कैश फ्लो कितना था, उसने बोला ईयर 1 का कैश फ्लो आपके पास था 6000। उसी तरीके से मेरे पास पहले साल का ईयर मेरे पास कैश फ्लो था 6000, दूसरे साल का कैश फ्लो था मेरे पास 5000, तीसरे साल का कैश फ्लो था सर मेरे पास 4000, और चौथे साल का कैश फ्लो था सर मेरे पास कितना 2000। क्लियर, ये मेरे पास 4 सालों के कैश फ्लो आ गए। अब देखें डिस्काउंट में किस बेसिस के ऊपर करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेरे पास दिया हुआ है
कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है मेरे पास 10%, तो मेरे पास करना है 1 प्लस उसने बोला 10% रेज टू दी पावर, मेरे पास टोटल ईयर कितने 4, उसमें से मैंने लेस करता हूँ 1। क्लियर, 4 लेस 1। उसी तरीके से मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, तो मैं अब यहाँ पे दूसरा साल है तो मैं लिखता हूँ 4 लेस 2। फिर उसी तरीके से मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 लेस 3, और उसी तरीके से मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 लेस 4। क्लियर है। अगर सिंपली मैं बात करूँ तो पहले साल उल्टी गिनती शुरू करनी है, तो मेरे पास 1.1, मेरे पास रेज टू दी पावर 6, उसने बोला क्या करना है मेरे पास, जाहिर सी बात है 4 माइनस 1, तो मेरे पास आ गया 3। फिर मैंने यहाँ के उठा के पेस्ट करा तो मेरे पास 4 माइनस 1 तक पहले 3, अब मेरे पास 4 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो मेरे पास 4 माइनस 2, तो मेरे पास बचा 2। फिर मैंने इसको कॉपी करा इधर पेस्ट करा, तो मेरे पास फिर आ गया बचा 4 माइनस 3, तो मेरे पास आ गया 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 3 1 हो गया। अब उसको मैंने आगे क्वेरी फॉरवर्ड करा, मेरे पास 0 था नहीं, तो मैंने एज इट इज लिख दिया 4 माइनस 4 0। क्लियर है। अच्छा, अब क्या है, उसने बोला यहाँ पर मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, NPV निकालना है। नेट प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से निकलती है, 6000 डिवाइडेड बाय 1.33, मेरे पास किस तरीके से निकलेगी 5000 डिवाइडेड बाय 1.21, किस तरीके से निकलेगी सर मेरे पास 4000 डिवाइडेड बाय 1.10, और मेरे पास सर किस तरीके से निकलेगी 2000 डिवाइडेड बाय 1। क्लियर हो गया, ये मेरे पास आ गया नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब असल में मुझे क्या निकालना है, टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू किस तरीके से निकलती है, टर्मिनल वैल्यू निकलती है सर, आप सारे कैश फ्लोज को ऐड कर दो, 4508 प्लस 4132 प्लस 3636 प्लस मैंने 2000, इन सबको ऐड करा तो मेरे पास बन गई 14276। ये सर मेरे पास टर्मिनल वैल्यू बन गई। क्लियर, इन सब की मेरे पास क्या बन गई, टर्मिनल वैल्यू। अच्छा सर, इसके अंदर मेरे पास थोड़ी छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मैंने इसके अंदर निकाल ली है प्रेजेंट वैल्यू। मुझे क्या निकालना था, फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है तो आप इसको करते हैं डिवाइड, लेकिन अगर मुझे इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी होगी तो मैं इसको करूँगा मल्टीप्लाई। क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लाई किससे करना है, इसके रेट से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास ये हो गया। इस तरीके से मैंने सबको मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास सबकी वैल्यूज़ चेंज हो गई। जब सबकी वैल्यू चेंज हो गई, इन सबको मैंने ऐड करा तो मेरे पास इन सबकी वैल्यू बनती है 20436, ये मेरे पास आ गई टर्मिनल वैल्यू। क्लियर है, टर्मिनल वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब मेरे पास क्या था, MIRR, मतलब मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मेरे पास मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न किस तरीके से बनता है, मेरे पास एक तरीके से नॉर्मल तरीका बताऊँ। अब मैंने इस रिटर्न को 4 साल के ऊपर इन्वेस्टिगेट करना है, मतलब 4 के ऊपर इवेल्युएट करना है कि मेरे पास कितनी इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट। तो मेरे पास 1 प्लस प्लस उसमें मेरे पास आ गया क्या चीज़, MIRR, मेरे पास कितने साल की इन्वेस्टमेंट है, तो मेरे पास 4 साल की इन्वेस्टमेंट है, तो मेरे पास रेज टू दी पावर मेरे पास आ गई 4। क्लियर है, ये मेरे पास रेज टू दी पावर 4 आ गई, इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास टर्मिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मैं एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, मेरे पास टर्मिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसमें आपको पता है सर मेरे पास टर्मिनल वैल्यू क्या है, तो मैं टर्मिनल वैल्यू आपको पता है मेरे पास है 20436। इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी आपको पता है मेरे पास, साल मैंने बिजनेस स्टार्ट करा तो मेरे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी 15800। तो मैंने जब ये क्या कहता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करा, मेरे पास टर्मिनल वैल्यू 20436 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट 15800, तो मेरे पास आ गई कितनी सर, मेरे पास 1.29। अब देखिए ये है, इधर है रेज टू दी पावर 4, इस 4 को मैंने रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए क्या करूँगा, मेरे पास इस साइड के ऊपर भी मैं 4 अज्यूम कर लूँगा। जब इस साइड के ऊपर ही 4 अज्यूम करूँगा तो मेरे पास सर कितना आ जाएगा, मेरे पास 1/4 टेकिंग। अब मैं क्या करूँगा सर, मेरे पास टेकिंग 1/4 ऑन बोथ साइड्स। क्लियर हो गया। उसने बोला सर आप क्या करना है, आपको 1/4 लेना है, किस चीज़ के ऊपर 1/4 लेना है, उसने बोला दोनों साइड के ऊपर 1/4 लेना है। अब क्योंकि मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ, तो मेरे पास अगर मैं इधर 1/4 ले लूँ, जैसे कि इधर मैंने क्या लिया सर, इसने बोला कि आप इधर ले लो 1/4 रेज टू दी पावर 1/4। अब इससे क्या होता है सर, मेरे पास ये जो 4 है, नीचे वाला 4 ऊपर वाले 4 से कट जाएगा। क्लियर हो गया, तो इधर मेरे पास क्या हो जाएगा, इधर मेरे पास वैल्यूज़ ख़त्म हो गई। लेकिन इधर जब मैंने 1/4 लिया तो मेरे पास 1/4 मैंने इधर लिखा, तो मेरे पास 1/4
1/4 है। तो मेरे पास सर मेरे पास 1/4 जो है उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी बनती है, उसकी वैल्यू मेरे पास बनती है 0.25। क्लियर हो गई। इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ सर। मेरे पास 1/4 है, उसकी वैल्यू मेरे पास बनती है 0.25। तो मेरे पास 1.29 था, उसकी रेस टू दी पावर मैंने 6 वो रेस टू दी पावर करी और उधर मैंने लिख दिया 0.25 और उधर मैंने ब्रैकेट कर दिया क्लोज। सर ये मेरे पास क्यों नहीं हो रहा है, ये मेरे पास आ गया 1.07। क्लियर है। तो मेरे पास MIRR जो है मेरे पास अब क्या बचा, मेरे पास 1 प्लस MIRR आया इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गई, इज इक्वल टू मेरे पास 1.07। अब देखो गौर से देखो अब क्या करना है। मेरे पास MIRR मुझे सवाल में क्या बोला है, सिर्फ आपने बोला है कि मुझे MIR मतलब मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। क्लियर है। तो मेरे पास ये +1 है, तो मेरे पास इधर जाके मेरे पास मैं डायरेक्ट इसको करता हूँ। मेरे पास क्या है 1.07, उसमें से मैंने क्या लेस करना है, उसमें से लेस करना है मैंने 1। तो मेरे पास सिमिलरली मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास 1.07 माइनस किया मैंने क्या चीज़, मेरे पास माइनस करना था, मैंने इसको डायरेक्ट माइनस किया 1। तो मेरे पास आ गया और HK और HBU मेरे पास क्या रेट आ गया, मेरे पास मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सर आपके पास आ गया है मेरे पास 6.46%। क्लियर हो गया सर। इस सवाल की आपके पास तीनों रिक्वायरमेंट हो गई। मेरे पास मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मैंने ये निकाल लिया है। क्लियर हो गया। मेरे पास मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ गया। इस किस तरीके से निकाला है, इस मेथड को मैं एक दफ़ा स्क्रॉल करूँगा, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा। शुरू से मैं बताता हूँ। उस सवाल की पहली रिक्वायरमेंट थी आपने NPV निकालना था, तो ये मैंने NPV निकाल लिया है। फिर मेरे पास पे बैक पीरियड निकालना था, तो मेरे पास पे बैक पीरियड आ गया है 3.4 ईयर्स। सही है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मैंने NPV किस तरीके से निकाला था वो कॉपी करना, तो आप कॉपी कर लें। क्लियर है। सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि पे बैक पीरियड निकाला, तो इस सवाल के थ्रू मैंने पे बैक पीरियड भी निकाल दिया। सवाल की तीसरी रिक्वायरमेंट थी कि आपने डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना, तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेरे पास डेफिसिट में आ रहा है, तो आपने बताना एग्जामिनर को कि भाई 4 साल तक मैं अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है, क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट डेफिसिट में जा रही है। क्लियर हो। मेरे पास डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड नहीं निकाल पाया। फिर एग्जामिनर ने बोला आपको कि मेरे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाल के दो। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR मैंने आपको इधर निकाल के दी है। क्लियर हो गया। किस मेथड के थ्रू दिए, किस फॉर्मूले के थ्रू दिए, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। क्लियर है। मेरे पास एक पॉजिटिव NPV की, मेरे पास नेगेटिव NPV 10% पे निकल रही है और मेरे पास पॉजिटिव NPV 2% पे निकल रही है। क्लियर हो गया। एक को मैंने दिया A का नाम, दूसरे को मैंने दिया B का नाम। क्लियर हो गया। फिर मेरे पास चौथी रिक्वायरमेंट एग्जामिनर ने बोला कि मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकलती है मेरे पास टर्मिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। क्लियर हो गया। इन सारा फॉर्मेट मैंने सॉल्व किया, तो मेरे पास मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ गया 6.64%। क्लियर हो गया सर। होपफुली उम्मीद करता हूँ सवाल आपको क्लियर होगा इसके, लेकिन इसके अंदर आप कोई भी मसला हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।